वेलकम टू सीधी शिक्षा मैं डीनी साथ। जैसा कि हम लोग देख रहे थे 11th फिजिक्स 11th फिजिक्स में हम लोग सैटेलाइट क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, उसका परिक्रमण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे, जिसमें हम लोग ये देखे थे कि वास्तव में जो सौरमंडल होता है, सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति किस तरीके से होती है। जो पृथ्वी होती है भाई, वो सूर्य की किस तरीके से चक्कर लगाती है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा किस तरीके से लगाती है, किसका कितना उपग्रह होता है, किसका उपग्रह नहीं होता है, कौन किसको हम लोग प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं, किसको हम लोग मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं, किसको हम लोग कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, किसको हम लोग प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये देखे थे भाई, जिसमें सूर्य से निकटतम जो ग्रहों की संख्या है उसको क्रम से देखे थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी के बाद मंगल, नेपच्यून, प्लूटो, इस तरीके से हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, मानव निर्मित उपग्रह क्या होती है, उनका अनुप्रयोग क्या होती है, इसका हम लोग बेसिकली जो देखे थे। इसमें हम लोग अब आगे हम लोग देखते हैं उपग्रहों की कक्षीय चाल के बारे में। ठीक है, तो ऑर्बिटल का स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट के बारे में हम लोग जानेंगे कि वास्तव में जो उपग्रह होता है भाई, उनकी कक्षीय चाल किस तरीके से होती है, वो किस तरीके से राउंड राउंड करके किस तरीके से वो चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी किस तरीके से सूर्य के चक्कर लगाता है, और चंद्रमा पृथ्वी का किस तरीके से चक्कर लगाता है, कितने दिन में लगाता है, कितना घंटे लगता है भाई, क्या होता है। तो 27 दिन 7 घंटा और 43 मिनट लगता है किसको, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर, एक परिक्रमण पूरा करने के लिए। इसको मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण बिंदु के तथ्य पर बताया था। तो अभी आज हम लोग देखेंगे, आज का जो हमारा कंटेंट है वो है उपग्रह की कक्षीय चाल। वास्तव में उपग्रह की कक्षीय चाल होती क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं उपग्रह की कक्षीय चाल से। वास्तव में उपग्रह की कक्षीय चाल किस तरीके से होती है, क्या होती है, इस चीज की अभी हम लोग गणना करते हैं। वास्तव में उपग्रह की कक्षीय चाल किस तरीके से होती है, इस चीज को हम लोग देखते जाते हैं वन बाय वन करके। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो से। किसी उपग्रह को देखिए, किसी उपग्रह को किसी कक्षा में ना, कोई भी उपग्रह है भाई, कोई भी उपग्रह है, SGBs, अब कोई भी उपग्रह की बात किया जाए तो उसमें कितने भी उपग्रह हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो पृथ्वी का है, चंद्रमा है, तो किसी उपग्रह को किसी कक्ष में स्थापित करने के लिए मतलब वहां पर उसको स्थापित करने के लिए, अब जाहिर सी बात है कि कोई भी उपग्रह है भाई, उसको किसी कक्ष में स्थापित करेंगे तभी तो राउंड राउंड चक्कर लेगा, जिस तरीके से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं भाई। ठीक है, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े भी हैं, साइंस की भाषा में भी पढ़े हैं। जब हम लोग ऑर्बिटल के रूप में आते हैं, जब परमाणु के रूप में, अणु के रूप में आते हैं, जब अणु जो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु नाभिक से मिलकर के बना होता है, जिसमें नाभिक में 2 पार्टिकल इस तरीके से होते हैं। जैसे हम लोग यही पढ़ते थे ना कि नाभिकल में, ये नाभिक है भाई, इसमें 2 पार्टिकल्स होते हैं आप लोगों का, ये आप लोगों का न्यूट्रॉन है भाई साहब, और ये आप लोगों का क्या होता है, प्रोटॉन है। और इस नाभिक के चारों तरफ ये राउंड कौन है, इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं भाई, चक्कर लगाते हैं, इस तरीके से चक्कर लगाते हैं ना। उसी प्रकार किसी उपग्रह को किसी कक्ष में स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को, उस उपग्रह का आवश्यक एनर्जी किसी को भी, देखिए जैसे कि आपको साइकिल चलाने के लिए, या आपको बाइक चलाने के लिए, या आपको लिखने के लिए, या आपको पढ़ने के लिए, या आप किसी वर्क करने के लिए, जैसे आपकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी, जितना एनर्जी आपके में रहेगा उतना आप वर्क कर सकते हैं। अगर आपके में एनर्जी ही नहीं है तो आप वर्क नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप उस वर्क को किस चाल से कर रहे हैं, आप किस वेग से साइकिल चला रहे हैं, अब किस वेग से बाइक चला रहे हैं, अब किस वेग से चल रहे हैं, अब किस चाल से दौड़ रहे हैं भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से, कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से, कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से, वो डिपेंड करता है आपकी आवश्यक चाल पर। तो आवश्यक चाल को उस उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। आवश्यक जो चाल होगा भाई, हमको जितना नियत चाल की आवश्यकता होगी, वास्तव में हमको कितना चाल चाहिए भाई, वही हमारा क्या कहलाएगा, आवश्यक कक्षीय चाल कहलाएगा। तो कक्षीय चाल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी को मैं डेफिनेशन के बेस पे बता रहा हूं कि किसी उपग्रह को किसी कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को उस उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। तो चलिए इस चीज को हम लोग डेफिनेशन बेस में लिखते हैं भाई। किसी उपग्रह को किसी कक्षा में स्थापित करने के लिए, आवश्यक चाल भाई, आपको इतने आवश्यकता होती है बोलते हैं ना, तो उसी आवश्यक चाल को
आवश्यक चाल को उस उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। कक्षीय चाल कहते हैं। कक्षीय चाल कहते हैं। अर्थात जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर नियत कक्ष में, जब कोई उपग्रह, कोई भी उपग्रह है भाई, वह किसी ग्रह के, अपने जो ग्रह के, जिस ग्रह के वह उपग्रह भाई, उसी ग्रह के हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। क्लियर। तो जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर उसके सराउंडिंग में ना, चारों ओर नियत कक्ष में परिक्रमण करता है, घूमता है भाई। परिक्रमा लगाओ बोलते हैं ना, शिव भगवान की परिक्रमा लगाओ, फिर शिव भगवान की आधी परिक्रमा लगाई जाती है, अर्ध नारेश्वर के रूप में बोला जाता है ना। उसी प्रकार से जब कोई, लेकिन आपको यहाँ पर इसके चारों तरफ लगाना है भाई, राउंड 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 चारों तरफ। जैसे कि एक पनिशमेंट किसी को मिलता जाता है, इस ग्राउंड के 4 चक्कर लगा क्या बोलते हैं, 5 चक्कर लगाकर बोलते हैं ना। इस तरीके से इस ग्राउंड को पूरा राउंड क्या भाई बोलते हैं ना, इस तरीके से वही वाला चक्कर है, पूरा राउंड 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 राउंड। ठीक है। तो जब कोई उपग्रह, जैसे कि इस तरीके से भाई, ये आप लोगों का ग्रह है, इसके चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगा रहा है भाई उपग्रह, इस तरीके से चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये इस तरीके से चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर नियत कक्ष में परिक्रमण करता है, नियत कक्ष में क्या करता है, परिक्रमण करता है, तो इस नियत कक्ष में उपग्रह की चाल, की चाल को उसकी कक्षीय चाल कहते हैं, ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज बोल सकते हैं, जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर नियत कक्ष में परिक्रमण करता है, नियत कक्ष में परिक्रमण करता है, तो इस नियत कक्ष में उपग्रह की चाल को उसकी कक्षीय चाल कहते हैं, उसकी कक्षीय चाल कहते हैं। अब यहाँ पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है भाई, 2 नंबर की एक क्वेश्चन आता है कि उपग्रह की कक्षीय चाल किसको बोलते हैं, यह कक्षीय चाल क्या है बोल के। तो आप लोग बोलोगे कि किसी उपग्रह को किसी कक्ष में स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को उस उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। अर्थात जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर नियत कक्ष में परिक्रमण करता है, तो इस नियत कक्ष में उपग्रह की चाल को उसकी कक्षीय चाल कहते हैं। अतः उपग्रह पृथ्वी सतह पर, अतः जो उपग्रह है वह पृथ्वी सतह से जितना दूर होगा, पृथ्वी की सतह से जितना होगा, जो भी है आपका ये ग्रह है, इसके साथ ये राउंड 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 लगा रहा है भाई, ये उपग्रह पृथ्वी की सतह से जितना दूर रहेगा, जितना दूर होगा भाई, पृथ्वी की सतह से क्या रहेगा, जितना दूर होगा, उसकी कक्षीय चाल उतनी ही कम होगी। मतलब ये व्युत्क्रमण पाते देखिए, तो उसकी कक्षीय चाल उतनी ही क्या होगी, कम होगी, उसकी कक्षीय चाल उतनी ही कम होगी। तथा भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के मतलब अलग अलग मास के, ठीक है, M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8, इस तरीके से अलग अलग द्रव्यमानों के भाई, भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के 2 उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर, भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के 2 उपग्रह, मान लेते हैं कि ये आप लोगों का A उपग्रह है, ये आप लोगों का B उपग्रह है, इसका द्रव्यमान M1 है, इसका द्रव्यमान M2 है। क्लियर। तो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के 2 उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक ही कक्षा में परिक्रमण करता है, एक ही कक्षा में परिक्रमण करे तो उनकी कक्षीय चाल एक समान होगी। तो उनकी कक्षीय चाल, यहाँ पर इनका जो चाल होगा, वास्तव में दोनों का जो चाल रहेगा वो आप लोगों को क्या रहेगा, बराबर रहेगा, एक समान रहेगा, ये बराबर रहेगा, इनकी कक्षीय चाल क्या रहेगी, एक समान रहेगी। अर्थात पृथ्वी की सतह के निकट कुछ 100 किलोमीटर ऊपर,
अर्थात पृथ्वी के सतह के निकट, अब इस चीज को बोलते हैं अर्थात पृथ्वी के सतह के निकट, अर्थात पृथ्वी के सतह के निकट कुछ 100 किलोमीटर ऊपर ना, पृथ्वी के कुछ सतह के ऊपर लगभग 100 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रहों की कक्षीय चाल, परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह, मानव निर्मित जो उपग्रह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं, कि कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। कितने होती है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मतलब 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर, देखो भाई 1 सेकंड में 8 किलोमीटर, अंदाज़ा लगा लीजिए उसकी चाल कितनी है। 1 सेकंड में 8 किलोमीटर भाई मायने रखता है, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर। तो उपग्रह के कक्षीय चाल के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, किसी उपग्रह को किसी कक्ष में स्थापित करने के लिए, किसी उपग्रह को किसी कक्ष में स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को उस उपग्रह का कक्षीय चाल कहते हैं। किसी उपग्रह को किसी कक्षा में ना, किसी उपग्रह को किसी कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को उसकी कक्षीय चाल कहते हैं। जितनी आप लोगों की आवश्यकता होती है चाल की, वही आप लोगों की कक्षीय चाल कहलाती है। अब वो रहा है कि जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर, जब कोई उपग्रह है जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर एक नियत कक्षा में परिक्रमण करता है, नियत कक्षा में, जैसे कि इस तरीके से नियत कक्षा में, इस तरीके से यहाँ पर है तो इसी पर चक्कर कर रहा है नियत कक्षा में, तो इस कक्षा में जो उपग्रह की चाल है उसी चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षीय चाल कहते हैं। कक्षा में चाल जो है एक किसी कक्षा में, एक ही कक्षा में हुआ, नियत कक्षा में राउंड लगा रहा है भाई, तो उसकी जो चाल रहेगी भाई उसी को हम लोग कक्षीय चाल कहेंगे। तो एक नियत कक्षा में ना, ये नहीं कि पहला कक्षा को छोड़ के दूसरा कक्षा में आ जाए, दूसरा कक्षा को तीसरा कक्षा, ऐसी नहीं भाई, ठीक है। इसी चीज को वो बोल रहा है कि उपग्रह के जो पृथ्वी है वह सतह से जितना दूर होगा, कंडीशन ये बोल रहा है जैसे कि इसकी अब निर्भरता हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसकी क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब उपग्रह पृथ्वी सतह से दूर होगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब उपग्रह पृथ्वी सतह से जितना दूर होगा भाई उसकी कक्षीय चाल उतनी ही कम होगी, उसकी कक्षीय चाल कितनी होगी, उतनी ही कम होगी। यहाँ पर बोल रहा है तथा भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो उपग्रह, भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो उपग्रह, माना कि ए उपग्रह है, बी उपग्रह है जिसके द्रव्यमान m1 है, बी का m2 है, ए का m1 बी का m2 है, कि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक ही कक्षा में, पृथ्वी के चारों ओर राउंड 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 एक ही कक्षा में ना, एक ही ऑर्बिटल में एक ही कक्षा में परिक्रमण करता है, तो उनका कक्षीय चाल एक समान रहेगा। तो दोनों का जो कक्षीय चाल रहेगा भाई, आप एक नियत वेग से एक नियत चाल से एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं भाई, हालांकि उनका द्रव्यमान अलग है, m1 है, एक का m2 है, लेकिन उनका जो चाल होगा वह क्या हो जाएगा, एक समान होगा, क्योंकि वह पृथ्वी के चारों ओर एक ही नियत कक्षा में क्या लगा रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं, मतलब चक्कर लगा रहे हैं, तो उनको जो नियत चाल रहेगा वो दोनों का क्या रहेगा, एक समान रहेगा। हालांकि दोनों का द्रव्यमान अलग अलग रहेगा, एक का m1 रहेगा तो एक का m2 रहेगा, बट दोनों का कक्षीय चाल क्या रहेगा, हमेशा एक समान रहेगा। इस चीज को पॉइंट आउट करके लिखिए, माइंड में सेट करके लिखिए। आगे बोल रहा है अर्थात पृथ्वी की सतह के निकट कुछ 100 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करने वाले जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, इनका कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है भाई। बहुत देखिए 1 सेकंड में 8 किलोमीटर मायने रखता है ना, 1 सेकंड 1 मिनट भी बोलता तो चल जाता भाई, 1 सेकंड बोल रहा है, क्लियर। तो ये था आप लोगों का उपग्रह की कक्षीय चाल, हम लोग देख रहे थे उपग्रह की कक्षीय चाल। अब आगे के कंटेंट को देखते हैं भाई, उपग्रह का परिक्रमण काल को देखते हैं। कक्षीय चाल तो देख लिया, परिक्रमण काल क्या होती है, जो चक्कर लगाते हैं चारों तरफ घूमते रहते हैं भाई, वो वास्तव में क्या होती है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर परिकल्पना के माध्यम से देखते हैं। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, क्लियर। तो ये है आप लोगों का उपग्रह का परिक्रमण काल। अभी हम लोग देखने वाले हैं उपग्रह का परिक्रमण काल। वास्तव में उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। उपग्रह का परिक्रमण काल किस तरीके से होता है, उपग्रह का परिक्रमण काल को हम लोग किस बेस पे देखते जाते हैं, इस चीज को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं भाई। तो चलिए, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह का परिक्रमण काल वास्तव में क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं भाई। तो हमारे पास क्या दिया गया, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, क्लियर। तो चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या है, उपग्रह का परिक्रमण काल, उपग्रह का परिक्रमण काल, उपग्रह का परिक्रमण काल, उपग्रह का परिक्रमण काल को देखते हैं भाई। चलिए उपग्रह का परिक्रमण काल को, क्लियर। उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में, क्लियर, उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में, माइंड्स को सेट कीजिए, नोट डाउन करते हुए चलिए, वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। आपको जब समझ नहीं आता बार बार वीडियो को देखते रहे, लेकिन नोट डाउन करते हुए चलिए। जितना ज़्यादा आप लोग नोट डाउन करेंगे उतना आपके बेनिफिट होगा, क्लियर। तो इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए। शौक से पढ़ना है कि खौफ से पढ़ना है, शौक से पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए,
क्लियर। तो चलिए, उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा, उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में, देखिए जो उपग्रह है भाई, उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में जितना समय लगता है, देखिए उपग्रह को पृथ्वी की, उपग्रह को पृथ्वी की, देखिए उपग्रह को पृथ्वी की, उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा, एक परिक्रमा पूरी करने में, एक परिक्रमा पूरी करने में जितना समय लगता है, जितना समय लगता है उसे उसका परिक्रमण काल या आवर्तकाल कहते हैं। उसे उसका परिक्रमण काल या आवर्तकाल कहते हैं, आवर्त की भांति, या उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल, या उस चीज को बोला जाता है आप लोगों का आवर्तकाल कहते हैं। क्लियर। चलिए, तो पृथ्वी को उपग्रह की एक परिक्रमा पूरी करने में, उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में जितना समय लगता है उसे उसका परिक्रमण काल या आवर्तकाल कहते हैं। उसे उसका परिक्रमण काल या क्या बोलते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में ना, जो उपग्रह है उसको पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में जितना समय लगता है, उपग्रह को पृथ्वी की चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में, उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उसका परिक्रमण काल या आवर्तकाल कहते हैं। क्लियर। यही उपग्रह के स्पष्ट है कि इसी उपग्रह से हम लोग यह स्पष्ट कर सकते हैं भाई, कि इस उपग्रह के माध्यम से यह स्पष्ट कर सकते हैं कि उपग्रह का परिक्रमण काल का सूत्र है, यही उपग्रह का परिक्रमण काल का सूत्र होता है, जिससे यह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, उसका परिक्रमण काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जो आपका परिक्रमण काल होता है भाई, जो आपका परिक्रमण काल होता है, वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वह आपके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, आपके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जो आपका परिक्रमण काल होता है वह द्रव्यमान पर आपके निर्भर नहीं करता है, अपितु पृथ्वी की सतह से दूरी अर्थात ऊंचाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी की सतह से दूरी मतलब उसकी ऊंचाई, दूरी मतलब क्या, उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है। अपितु वह पृथ्वी की सतह से दूरी ऊंचाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी की सतह से दूरी पर क्या करता है, निर्भर करता है। तीसरा चीज देखते हैं, ऊंचाई बढ़ने पर उपग्रह की कम त्रिज्या में वृद्धि होती है, उसकी त्रिज्या में कम वृद्धि होती है। ठीक है। ऊंचाई बढ़ने पर उपग्रह की त्रिज्या में कम वृद्धि होती है, कम वृद्धि होती है। ठीक है। ऊंचाई बढ़ने पर उपग्रह की त्रिज्या में कम वृद्धि होती है, जिससे आवर्तकाल का मान भी बढ़ जाता है, अब जाहिर सी बात है कि रेडियस जितना कम होगा उसको चक्का लगाने में उतना ही मतलब कम समय में ज़्यादा चक्का लगा लेगा। ठीक है। तो मतलब उसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे आवर्तकाल
बढ़ जाता है, जिससे कि जो आवर्तकाल रहेगा भाई वो आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं उपग्रह का परिक्रमण काल, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में, उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में जितना समय लगता है उसे उसका परिक्रमण काल या आवर्तकाल कहते हैं। यही उपग्रह के स्पष्ट है कि उपग्रह परिक्रमण काल का सूत्र होता है, जिससे यहाँ का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अपितु पृथ्वी की सतह से दूरी ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऊंचाई बढ़ने पर उपग्रह की कम की त्रिज्या में वृद्धि होती है, जिससे आवर्तकाल का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है और बढ़ भी जाता है। क्लियर। आगे का जो कंटेंट है उस कंटेंट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उपग्रह की जो बंधन ऊर्जा है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। आगे का जो कंटेंट है वह है उपग्रह की बंधन ऊर्जा। अभी हम लोग देखने वाले हैं उपग्रह की बंधन ऊर्जा को। क्लियर। हम किसको देखने वाले हैं, उपग्रह की बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह की बंधन ऊर्जा, उपग्रह की बंधन ऊर्जा को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस चीज़ को देखते हैं, उपग्रह की बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा, इस चीज़ को हम लोग फर्स्ट टाइम में देखते हैं। उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, कुल ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हम लोग बोल सकते हैं। तो यहीं पर बोला जा रहा है कि उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा, जिसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के रूप में बोलते हैं, ग्रह तथा उपग्रह के द्रव्यमानों, ग्रह तथा उपग्रह के द्रव्यमानों, ग्रह तथा उपग्रह के द्रव्यमानों, जो है क्या है आप लोगों का ग्रह है तथा उसके उपग्रह के द्रव्यमानों एवं ग्रह से उपग्रह की दूरी, ग्रह से किसकी दूरी भाई, उपग्रह की दूरी, ग्रह से उपग्रह की दूरी, जिस पर हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा की त्रिज्या पर, मतलब उसके रेडियस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, उसके रेडियस पर क्या करती है, निर्भर करती है। अतः यदि ऊर्जा तथा कक्षा की त्रिज्या, अतः यदि ऊर्जा, पहला क्या है भाई, एनर्जी है, एनर्जी आपके हम जितना एनर्जी उतना वर्क कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो अतः यदि ऊर्जा तथा कक्षा की त्रिज्या, जो आप लोगों का ऑर्बिटल की जो रेडियस है भाई, ऑर्बिटल की क्या है जो रेडियस है, के मध्य एक ग्राफ खींचा जाए, के मध्य ग्राफ खींचा जाए, तो प्राप्त वक्र को हम लोग इस चित्र के अनुसार व्यक्त कर सकते हैं। कक्षा की त्रिज्या है, ये आप लोगों की कक्षा की त्रिज्या और ऊर्जा, एनर्जी के बीच इस तरीके से हम लोग ग्राफ खींचते हैं भाई। क्लियर। ये आप लोगों का क्या है, ये रेडियस है, आर है, या ऑर्बिटल है, इसके बीच में इस तरीके से ग्राफीय निरूपण करते हैं हम लोग। ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है। तो उपग्रह की बंधन ऊर्जा मतलब बंध के रखना उस चीज को, तो उस चीज को बोल रहा है कि उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ग्रह तथा उपग्रह के द्रव्यमानों एवं ग्रह से उपग्रह की दूरी कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करती है। अतः यदि ऊर्जा तथा कक्षा की त्रिज्या के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो प्राप्त जो वक्र है वह वक्र है, उसको डायग्राम के माध्यम से वहाँ पर मैं शो अप किया हूँ। तो उसके अनुसार उस ग्राफीय निरूपण से हमारे पास जो निष्कर्ष निकल के आते हैं भाई, वो निष्कर्ष किस रूप में होते हैं, उस निष्कर्ष को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जो उपग्रह की गतिज ऊर्जा होती है उसके कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। जो उपग्रह की जो गतिज ऊर्जा होती है भाई, जो उपग्रह की क्या होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, उपग्रह की क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, उसके कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान, उसके कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान की क्या होती है, बराबर होती है। जो उपग्रह भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो उपग्रह है, उपग्रह की गतिज ऊर्जा उसके कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, उसके कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के क्या होता है, बराबर होता है। तो उपग्रह की गतिज ऊर्जा उसके कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। और थर्ड चीज में क्या बोल रहा है भाई, थर्ड चीज में उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा, उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा का 2 गुना होता है। जो आप लोगों को उपग्रह की जो स्थितिज ऊर्जा होता है उसकी कुल ऊर्जा के क्या गुना होता है, 2 गुना होता है, मतलब 2 गुना, 2 का मल्टीप्लाई भाई। ठीक है। फोर्थ चीज में क्या बोल रहा है भाई, कक्षा की त्रिज्या का मान, कक्षा का त्रिज्या का मान अनंत होने पर तीनों ऊर्जाओं का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगर उसका ऊर्जा का मान अगर 0 हो जाएगा तो 0 से डिवाइड हो जाएगा भाई, तो 0 जब नीचे में आता है क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब अनंत हो जाता है। उसी प्रकार पांचवा चीज को बोला जा रहा है कि अपने कक्ष में उपग्रह की कुल ऊर्जा, अपने कक्ष में उपग्रह की कुल ऊर्जा, अपने कक्ष में उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, अर्थात उपग्रह आकर्षण बल के कारण, अर्थात उपग्रह आकर्षण बल के कारण पृथ्वी से बंधा हुआ है, पृथ्वी से क्या है, बंधा हुआ है। अतः उपग्रह को अपनी कक्षा से अनंत तक ले जाने में,
उपग्रह को अपनी कक्षा से कहाँ तक, अनंत तक ले जाने में। अतः उपग्रह को अपनी कक्षा से अनंत तक ले जाने में उपग्रह को ऊर्जा देना आवश्यक होता है। उपग्रह को ऊर्जा देना क्या हो जाता है, आवश्यक होता है। आवश्यक होगा भाई, जब ऊर्जा दोगे तभी तो वह आगे चल करके वहां पर राउंड करेगा और वहां पर अपनी कक्षा में उस चीज को लेकर के जाएगा। क्लियर। इसी आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसी आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को, मतलब कम मात्रा में हमको चाहिए भाई, ये इसी कम मात्रा की जो न्यूनतम ऊर्जा है उसी को हम लोग उपग्रह के क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो उपग्रह के बंधन ऊर्जा के रूप में हम लोग इस चीज को देखते हैं। उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा के बेस पे है। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं कि उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा, जिसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के रूप में बेसिकली बोलते हैं, कि उपग्रह के द्रव्यमानों एवं ग्रह से उपग्रह की दूरी कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करती है। अतः यदि ऊर्जा तथा कक्षा की त्रिज्या के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो प्राप्त वक्र को चित्र इस डायग्राम के बेस से आप लोगों को बताया गया है। उपग्रह की गतिज ऊर्जा उसके कुल ऊर्जा के, उपग्रह की गतिज ऊर्जा, ये देखिए उपग्रह की गतिज ऊर्जा उसके कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ऋणात्मक मान के बराबर होता है। थर्ड चीज क्या बोला जा रहा है भाई, उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा उसके कुल ऊर्जा का क्या होता है, 2 गुना होता है। उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा उसके कुल ऊर्जा का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। और चौथा नंबर, कक्षा की त्रिज्या का मान अनंत होने पर, कक्षा की त्रिज्या का मान अनंत होने पर, कक्षा की त्रिज्या का मान अनंत होने पर तीनों ऊर्जाओं के मान शून्य हो जाते हैं। तीनों ऊर्जाओं के मान क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। और पांचवा चीज में क्या बोल रहा है, यदि अपने कक्ष में उपग्रह की कुल ऊर्जा, यदि अपने कक्ष में उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, अर्थात उपग्रह आकर्षण बल के कारण पृथ्वी से बंधा हुआ है, अतः उपग्रह को अपनी कक्षा से अनंत तक ले जाने में उपग्रह को जो ऊर्जा देना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, अति आवश्यक हो जाता है भाई। और इसी आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो आप लोगों के एग्जाम में आएगा कि बंधन ऊर्जा क्या है, उपग्रह की बंधन ऊर्जा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या है, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो आप लोगों को इस तरीके से एग्जाम्पल, इस तरीके से परिभाषा करना है, इस तरीके से परिभाषित करके हुए लिखना है। क्लियर। तो ये रहा आप लोगों को उपग्रह के बंधन ऊर्जा। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि उपग्रह के बंधन ऊर्जा के बाद इसके पहले हम लोग क्या देखें, इसका कक्षीय चाल को देखें। इसके पहले हम लोग उपग्रह की कक्षीय चाल को देखें, उपग्रह का परिक्रमण काल को देखें। ठीक है, तो कक्षीय चाल के बेस पे उसको हम लोग डील करके देखे थे और उसके बाद देखें परिक्रमण काल को देखें। कक्षीय चाल के बाद हम किस चीज को देखें, परिक्रमण काल को देखें। उसके बाद अभी हम लोग किसको देखें, उपग्रह की बंधन ऊर्जा को देखें। वास्तव में उपग्रह की बंधन ऊर्जा किस तरीके से होती है, वह किस तरीके से उपग्रह को अपने आप में बंधित करके रखी रहती है, अपने में एनर्जी के रूप में सेविंग करके रखी रहती है, उस चीज को हम लोग देखें। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। इसके बाद बंधन ऊर्जा के बाद एक चीज आती है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। बंधन ऊर्जा के बाद हमारे पास जो आता है वो है तुल्यकारी उपग्रह। इसके बाद जो आता है उस चीज को हम लोग देखते हैं, तुल्यकाली उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह। जो अगला हमारा कंटेंट है वो है तुल्यकाली उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह। इस चीज को बोला जाता है तुल्यकाली उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह। वास्तव में तुल्यकाली उपग्रह क्या होती है, भूस्थायी उपग्रह क्या होती है, इस चीज को हम लोग 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। तो तुल्यकाली उपग्रह क्या है या भूस्थायी उपग्रह क्या है, इस चीज को देखते हैं भाई। तुल्यकाली उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह, चलिए इस चीज को देखते हैं। यदि पृथ्वी के किसी कृत्रिम उपग्रह के, यदि पृथ्वी के किसी कृत्रिम उपग्रह के परिक्रमण काल का मान वही हो, परिक्रमण काल का मान क्या हो, वही हो जो पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः, जो पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः, जो पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः है, अर्थात 24 घंटा है, तो वह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। तो वह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष क्या दिखाई देता है, स्थिर दिखाई देगा। अब जाहिर सी बात है वो तो स्थिर दिखाई ही देगा क्योंकि उसका परिक्रमण काल का मान वही है। ऐसे उपग्रह को तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। ऐसे उपग्रह को तुल्यकाली उपग्रह या भू स्थिर उपग्रह या सिंक्रोनस उपग्रह कहा जाता है। भू स्थिर मतलब एक ही जगह पर स्थिर है, भू मतलब पृथ्वी। ठीक है, इस तरीके से तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं भू स्थिर उपग्रह या सिंक्रोनस या फिर तुल्यकाली उपग्रह। क्लियर। अर्थात ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष पर, अर्थात हम लोग ये बोल सकते हैं अपनी भाषा में जब इसको लाएंगे तो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, अर्थात ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पूर्व से पश्चिम की ओर, लंबवत तल में पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब वामावर्त में पृथ्वी के परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, तुल्यकाली उपग्रह कहलाता है। जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पूर्व से पश्चिम की ओर वामावर्त में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है,
तो उसको हम लोग तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। इस उपग्रह की प्रमुख विशेषताएं किस किस तरीके से है, इस चीज को हम लोग देखते हैं भाई। इस उपग्रह के प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, इसको निम्नलिखित हम लोग इस रूप में देखते हैं। तो पहला जो विशेषता है उस चीज को हम लोग वन बाय वन करके देखते जाते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी की अक्ष के लंबवत विषुवत रेखीय तल में परिक्रमा करता है। क्लियर? यह उपग्रह पृथ्वी तल के अक्ष के लंबवत विषुवत रेखीय तल में परिक्रमा करता है। और जो दूसरा चीज है, दूसरा क्या है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब वामावर्त में, यह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त में अपने कक्ष में क्या करता है? परिक्रमा करता है। दूसरा, यह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त मतलब अपने कक्ष में परिक्रमा करता है। इसका जो थर्ड चीज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के समान होने के कारण, इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के समान होने के कारण गति करते हुए भी पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। पृथ्वी के सापेक्ष क्या दिखाई देता है? स्थिर दिखाई देता है। अतः इसे भूस्थायी उपग्रह कहा जाता है। अतः इसे क्या बोला जाता है? भूस्थायी उपग्रह कहा जाता है। दूरदर्शन संकेत टीवी सिग्नल तुल्यकाली उपग्रह से परिवर्तित होकर दूर दूर तक प्रसारित होते हैं। मतलब तुल्यकाली उपग्रह के चलते जो दूरदर्शन का जो संकेत होता है, टीवी सिग्नल, वह दूर दूर तक क्या होता है? प्रसारित होता है, प्रसारण होता है, जिसके कारण आप लोग कुछ कुछ देख पाते हैं। अतः पृथ्वी तल पर दूरदर्शन संकेतों को किसी स्थान से दूरस्थ स्थानों तक इन्हीं उपग्रहों की सहायता से भेजा जाता है। इनसेट फर्स्ट, इनसेट सेकेंड, इनसेट बी, इनसेट 1B आदि भूस्थायी उपग्रह हैं। इन्हें चार उपग्रह भी कहते हैं, इन्हें चार उपग्रह भी कहा जाता है। तो तुल्यकाली उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह के अंतर्गत हम लोगों ने इस चीज को देखा है कि यदि पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह के परिक्रमण काल का मान वही हो जो पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः है, अर्थात 24 घंटा है, तो वह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देगा। ऐसे उपग्रह को तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। यह भू-स्थिर उपग्रह या सिंक्रोनस उपग्रह कहा जाता है। अर्थात ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब वामावर्त करे, जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर हो, उसको तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। इसकी विशेषताएं हैं कि यह उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत विषुवत रेखीय तल में परिक्रमा करता है। दूसरा, यह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त में कक्षा में परिक्रमण करता है। तीसरा, इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के समान होने के कारण गति करते हुए पृथ्वी के सापेक्षीय गति करती है। सापेक्षीय गति क्या करती है? गति करती है। तो इस प्रकार सापेक्षीय गति करते हुए ये स्थिर दिखाई देती है। अतः इसे भूस्थायी उपग्रह कहा जाता है। दूरदर्शन संकेत में जितने भी प्रसारित किए जाते हैं, टीवी सिग्नल जो भी प्रसारण किया जाता है, ये तुल्यकाली उपग्रह के चलते ही प्रसारित किया जाता है। जिसमें आप लोग छत वगैरह में लास्ट में जब आप लोगों को छत वगैरह में रहता है वहां पर देखे होंगे, इस तरह के जो सिग्नल होते हैं वो इसी सिग्नल के बेस पे आप लोगों को कैप्चर होता है। जहां पर हम लोग सिग्नल वगैरह जब मैच नहीं होता, अनमैच्ड रहता है, तो मैच करने जब जाते हैं हम लोग, जब को टीवी के सीरियल चलचित्र को देखना रहता है, तो इस तरीके से। क्लियर? तो ये था आप लोगों का तुल्यकाली उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह के अंतर्गत हम लोग इस चीज को देखे हैं, जिसमें तुल्यकाली के अंतर्गत ये चीज आया है। इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है, उस महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं कि वह उपग्रह जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है, वह उपग्रह जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है, तुल्यकाली उपग्रह कहलाता है। जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है, मतलब 24 घंटे होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। इसकी पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग 35,840 किलोमीटर होती है। इसकी पृथ्वी सतह से ऊंचाई बहुत है, देखिए 35,840 किलोमीटर होती है। क्लियर? और भूस्थायी उपग्रह या इसी को बोलते हैं तुल्यकाली उपग्रह की कक्षीय चाल 3.1 किलोमीटर पर सेकंड होती है। मतलब 1 सेकंड में 3.1 किलोमीटर, ये भी मायने रखता है भाई। ठीक है कि भूस्थायी उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी होती है? 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड की अवसाद से होती है। ये आप लोगों का महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो इसका जो कक्षीय चाल के बेस में जो हमारे पास है, इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं भाई, कि इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु के बेस में था वो किस किस के रूप में आ गया था। तो इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर जिस कक्षा में भूस्थायी उपग्रह परिक्रमा करते हैं, जिस कक्षा में भूस्थायी उपग्रह परिक्रमा करते हैं, देखिए जिस कक्षा में भूस्थायी उपग्रह परिक्रमा करते हैं उसे भूस्थायी कक्षा या पार्किंग कक्षा कहते हैं। जियो स्टेशन या ऑर्बिटर और पार्किंग ऑर्बिटल कहते हैं, पार्किंग कक्षा कहते हैं। जिस कक्षा में भूस्थायी उपग्रह परिक्रमा करते हैं उसे भूस्थायी कक्षा या पार्किंग कक्षा कहते हैं। इसको आप लोग माइंड में सेट कर सकते हैं।
दूसरा क्या सेट कर सकते हैं कि तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी तल से, तुल्यकाली जो उपग्रह होता है भाई, यहाँ पर देखिए जो आपके पास तुल्यकाली उपग्रह होता है वह पृथ्वी तल से 35.84 × 10⁻6 मीटर ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की क्या करती है, परिक्रमा करती है। तो यहाँ पर आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो तुल्यकाली उपग्रह तो पृथ्वी तल से कितने मीटर ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी गति करती है, तो 35.84 × 10⁻6 मीटर तक। क्लियर। आगे का जो कंटेंट है उसको देखते हैं। भूस्थायी उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 3.1 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तुल्यकाली उपग्रह के उपयोग को देखते हैं हम लोग। तुल्यकाली उपग्रह के वास्तव में क्या क्या उपयोग है, इस चीज को 1 बाय 1 करके हम लोग देखते जाते हैं। भूस्थायी उपग्रह का मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। पहला क्या है, दूरदर्शन कार्यक्रमों तथा संवादों को दूर दूर तक प्रसारित करने में। जितने भी हमारे पास दूरदर्शन में कार्यक्रम आते हैं या संवाद आते हैं उसको दूर दूर तक प्रसारित करते हैं। इसी के माध्यम से आप टीवी के माध्यम से आप बहुत चैनल वगैरह को, सूचना वगैरह को प्राप्त करते हैं। दूसरा, मौसम के बारे में पूर्ण सूचना प्राप्त करने में, मौसम के पूर्वानुमान करने में, मौसम की जानकारी देने में। तीसरा, विमान चालकों द्वारा दिशा ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा, पृथ्वी का आकार तथा इसकी आंतरिक संरचना का अनुमान लगाने में। पृथ्वी का आकार तथा इसकी आंतरिक संरचना का अनुमान लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। और पांचवा युद्ध काल में जासूसी करने के लिए कि विरोधी पक्ष के पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। क्लियर। वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन करने में हम इस तुल्यकाली का उपयोग करते हैं। और ब्रह्मांड में आने वाले विकिरणों का अध्ययन करने के लिए भी हम लोग इस तुल्यकाली का उपयोग करते हैं। और लास्ट है आप लोगों का मानव की अंतरिक्ष उड़ान तथा दूसरे ग्रहों पर पहुंचने का कार्यक्रम बनाना, कि वास्तव में दूसरे ग्रह हम किस तरीके से पहुंच सकते हैं, उसका शेड्यूल हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। तो दूरदर्शन कार्यक्रमों तथा संवादों को दूर दूर तक प्रसारित करने में, मौसम के बारे में पूर्ण सूचना प्राप्त करने में, विमान चालकों द्वारा दिशा ज्ञात करने में, पृथ्वी का आकार तथा इसकी आंतरिक संरचना का अनुमान लगाने में, युद्ध काल में जासूसी करने में, वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन करने में, ब्रह्मांड में आने वाले विकिरणों का अध्ययन करने में, मानव के अंतरिक्ष उड़ान तथा दूसरे ग्रहों पर पहुंचने का कार्यक्रम बनाने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। उपग्रहों में भारहीनता किस प्रकार की होती है, इस चीज को देखते हैं। वेटलेस इन सैटेलाइट, उपग्रहों में भारहीनता आप लोगों की किस तरीके से होती है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी तल पर खड़ा होता है तो वह तल पर अपने पैरों के द्वारा किया गया बल लगाता है। फलस्वरूप तल द्वारा भी उस व्यक्ति के पैरों पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। क्या लगता है, प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है, जिससे वह व्यक्ति अपने भार का अनुभव करता है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में इस तल के प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाता है तो हमें अपना भार शून्य प्रतीत होता है, मतलब शून्य पड़ जाता है। यही भारहीनता की अवस्था कहलाती है। यदि लिफ्ट से नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब लिफ्ट में खड़े व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होता है, मतलब वजन का अनुभव नहीं होता है कि कितना वह वजन है। क्लियर। इस चीज को हम लोग पढ़े हैं उपग्रहों में भारहीनता के बेस में, कि जब कोई व्यक्ति किसी तल पर खड़ा होता है तो वह तल पर अपने पैरों के द्वारा किया गया बल लगाता है। तो फलस्वरूप तल द्वारा भी उस व्यक्ति के पैरों पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है, जिससे वह व्यक्ति अपने भार का अनुभव करता है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में इस तल की प्रक्रिया बल शून्य हो जाए तो हम अपना भार शून्य प्रतीत होता है। यही भारहीनता की अवस्था कहलाती है। यदि लिफ्ट से नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब लिफ्ट में खड़े व्यक्तियों की भारहीनता का अनुभव होता है। तो गुरुत्वीय बल के बेस पे होता है और प्रतिक्रिया बल के बेस पे होता है। ये जो होता है वो आप लोगों का गुरुत्वीय बल के बेस पे होता है, और दूसरा किसके बेस पे होता है, प्रतिक्रिया बल के बेस पे होता है। तो केपलर के नियमों से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का निगमन, ये इस चैप्टर का जो है ये लास्ट कंटेंट के रूप में है। तो केपलर के ग्रहीय गतों का नियम, ग्रहीय गतों का गति का नियम विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात सर आइजक न्यूटन ने एक निष्कर्ष निकाला कि बुध तथा प्लूटो को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, बुध तथा प्लूटो को छोड़ करके अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर लगभग वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, जबकि बुध तथा प्लूटो का कक्षा दीर्घवृत्तीय होता है। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल नियत होती है, अर्थात वृत्तीय पथ में गतिशील ग्रहों की कक्षीय चाल का मान भी नियत होगा। तो यहाँ से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो केपलर है वह ग्रहीय गति के नियमों का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात उसने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो बुध और प्लूटो होते हैं, इन दोनों को छोड़ करके जो अन्य ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों लगभग वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करते हैं। किसको छोड़ करके, बुध और प्लूटो को छोड़ करके, जबकि बुध तथा प्लूटो का कक्षा दीर्घवृत्तीय होता है। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार ग्रहों का क्षेत्रफलीय
खगोलीय चाल नियत होती है, अतः वृत्तीय पथ में गतिशील ग्रहों के कक्षीय चाल का मान भी नियत होता है। इतने में ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 के साथ। ये चैप्टर नंबर 8 था जिसमें हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में जाने। अब इसका आगे जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।